Hello everyone. So today we are going to discuss about this topic named as production of antibodies. So antibodies हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ स्टोरी हो जाए. बचपन से लेके आज तक हम बहुत बार बीमार पड़ चुके हैं, राइट? और जब हम बीमार पड़ते हैं मतलब हमारी बॉडी में कोई एक फॉरेन बॉडी एंटर करता है. कोई भी बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो कोई एक प्रोटोजोआ भी हो सकता है, इवन वो एक फंगस भी हो सकता है, राइट? और उन सब की वजह से, वो सारे एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, करेक्ट? और बीमार पड़ने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में जब ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं उस टाइम पे एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होता है, राइट? इवन कोविड के टाइम पे भी बहुत सुना होगा कि एंटीबॉडीज बन रहे हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज बन रहे अगर हम वैक्सीन ले रहे हैं तो, राइट? तो आज हम यही देखने वाले कि एंटीबॉडीज होता क्या है, ये बनता कैसे है, राइट? और ये देखने से पहले हम जल्दी से देखते हैं कि कौन से सेल्स होते हैं जो इसको बनाते हैं, एंटीबॉडीज को कौन बनाता है, राइट? तो एंटीबॉडीज को कौन बनाता है ये देखने से पहले हम देखते हैं कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. हमारी बॉडी में क्या रहता है, हमारी बॉडी में होता है ब्लड, करेक्ट? ब्लड के मेनली यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं. नाउ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा. क्या होता है पहला? ब्लड प्लाज्मा, राइट? सो दिस टू आर द मेन कंपोनेंट. उसमें से फर्स्ट कंपोनेंट है आपका ब्लड प्लाज्मा and second component is blood cells. Now second component of blood is blood cells, right? ये दो कंपोनेंट मेन होते हैं ब्लड के, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. जो ब्लड प्लाज्मा रहता है वो वाटरी होता है, वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है ताकि हमारा ब्लड हमारे वेन्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में, ओवरऑल ब्लड वेसल्स में फ्लो कर सके, ठीक है? अगर ब्लड प्लाज्मा नहीं होता यहाँ पे तो क्या होता, यहाँ पे सिर्फ ब्लड सेल्स होते, तो ब्लड सेल्स फ्लो ही नहीं हो पाते. ब्लड सेल को फ्लो होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, करेक्ट? और वो मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है आपका ब्लड प्लाज्मा, ओके? तो ब्लड प्लाज्मा में 90% तो आपका क्या होता है, 90% होता है आपका वाटर. ब्लड प्लाज्मा में 90% आपका रहता है वाटर. और जो ये पूरा ब्लड प्लाज्मा खुद में ही एक 45% होता है. ब्लड का 45% इज ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड का 55% इज ब्लड सेल्स. डन? और ब्लड प्लाज्मा में 90% क्या रहता है आपका? वाटर रहता है. बाकी भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आपके प्रोटीन्स हो गए, राइट? बट उनको अभी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, उनको एक अलग लेक्चर में देखेंगे. तो ब्लड सेल्स जो होते हैं, ब्लड सेल्स मेनली तीन टाइप के होते हैं. वन इज आरबीसी. RBC is also known as erythrocytes. Second one is WBC. WBC को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है. एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स. थर्ड क्या है यहाँ पे? प्लेटलेट्स. और ये जो प्लेटलेट्स होता है उनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मेनली ये तीन ब्लड के टाइप्स हो गए. वन इज ब्लड सेल के टाइप हो गए, वन इज आरबीसी, सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स. आज का जो हमारा कंसर्न है कि एंटीबॉडीज कैसे बनती है, उसके लिए जो मेन सेल रिस्पॉन्सिबल है वो है डब्ल्यूबीसी. तो हम अभी आज इसी को ही डिस्कस करने वाले, डब्ल्यूबीसी को, ठीक है? तो डब्ल्यूबीसी भी बहुत ज्यादा टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? दो टाइप के होते हैं डब्ल्यूबीसी. वन इज ग्रैन्युलोसाइट्स, वन इज granulocytes and another one is agranulocytes. Another one is agranulocytes. तो मेनली यहाँ पे WBC दो टाइप के होते हैं. वन इज ग्रैन्युलोसाइट एंड अनदर वन इज agranulocyte, राइट? ग्रैन्युलोसाइट में तीन टाइप के सेल्स होते हैं. अगेन फर्स्ट सेल इज एसिडोफिल्स. फर्स्ट जो सेल है उसको क्या बोलेंगे? एसिडोफिल्स, ठीक है? जो सेकंड सेल आपका है उसको बोला जाता है यहाँ पे बेसोफिल. क्या बोलते हैं इसको? बेसोफिल्स. एंड थर्ड सेल है उसको बोलेंगे न्यूट्रोफिल्स. क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक ग्रैन्युलोसाइट में भी मेनली यहाँ पे दो टाइप के सेल होते हैं. फर्स्ट इज योर मोनोसाइट, फर्स्ट इज योर मोनोसाइट, ओके? एंड सेकेंड वन इज योर लिम्फोसाइट. Second one is your lymphocytes. And again these lymphocytes are further divided into T lymphocytes and B lymphocyte.
ओके। सो दिस आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के मेनली दो टाइप है, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट नाम से ही पता चल रहा है, अगर यहाँ पे कोई सेल होगा तो इसमें कुछ यहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रैन्युलोसाइट। और ग्रैन्युलोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। ओके। और यहाँ पे एक ग्रैन्युलोसाइट नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो सेल्स होंगे यहाँ पे ग्रैन्युल्स एब्सेंट होंगे, मतलब जो यहाँ पे ग्रैन्युल्स प्रेजेंट थे और वो यहाँ पे एब्सेंट होंगे। ओके। अगेन फर्दर दिस ए ग्रैन्युलोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, उसके लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज लिम्फोसाइट। तो आज हम बात करने वाले हैं लिम्फोसाइट के बारे में। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं हमारी बॉडी में। जब भी कोई एक फॉरेन बॉडी एंटर करता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर करता है, तो एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन कर रहा है? एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है आपका लिम्फोसाइट। ओके। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि एंटीबॉडीज होता क्या है। तो एंटीबॉडीज जो है वो किसी भी चीज के रिस्पॉन्स में बनता है। ओके। जब भी यहाँ पे कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो आपका वायरस हो सकता है, वो फंजाई हो सकता है, वो प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो इनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर, सपोज दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या होता है? एंटीजन होता है। क्या हो रहता है यहाँ पे? एंटीजन होता है। ठीक है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की सरफेस के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। हमारे भी बॉडी के सेल्स के ऊपर एंटीजन होते हैं, जैसे कि आरबीसी हो गया। आरबीसी के ऊपर बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं, बट वो जो एंटीजन हमारे सेल के ऊपर है वो सेल्फ एंटीजन होता है, और ये बाहर से आ रहा है। ये बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जब आता है और उसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो होता है आपका फॉरेन एंटीजन। वो क्या कहलाता है यहाँ पे? फॉरेन एंटीजन कहलाता है। ठीक है यहाँ तक? चलो, अभी जब ये फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में आ गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना शुरू। कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन जब आपकी बॉडी में आ रहा है तो वहां पे स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनता है, क्योंकि हर एक एंटीजन का जो शेप रहता है वो बड़ा ही यूनिक रहता है, और उस शेप के ऊपर बाइंड होने के लिए एक स्पेसिफिक शेप का ही एंटीबॉडी चाहिए रहता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी हमने अभी बात की थी कि जो बॉडी के सेल्स होते हैं, जो हमने देखा ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट के बारे में बात की। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये दो सेल्स के बारे में मैंने बताया। करेक्ट। अभी हो क्या रहा है? अभी ध्यान से सुनना। अभी होता ये है, सपोज ये आपका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। राइट। ये आपकी बॉडी के अंदर आ चुका है। वंस इट विल एंटर इनटू योर बॉडी, आपकी बॉडी में जो मैक्रोफेजेस रहते हैं, मैक्रोफेज एक टाइप का सेल है जिसका शेप इरेगुलर होता है। मैक्रोफेज एक टाइप का सेल है जिसका शेप कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है। ठीक है। मैक्रोफेज क्या करता है? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है विद द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। क्या करता है ये? फेगोसाइटोसिस। और ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैक्रोफेज ने खुद के अंदर ले लिया। ठीक है। ये क्या है आपका? मैक्रोफेज। क्या है ये? मैक्रोफेज। ओके। एंड दिस वन इज योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी में आया। वंस इट विल एंटर इनटू योर बॉडी, दिस मैक्रोफेज विल फेगोसाइट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फेगोसाइट मतलब क्या होता है? धीरे धीरे इसको पूरा एनसर्कल करके वो अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। ठीक है। जब एक बार ये मैक्रोफेज इसके अंदर चला गया, उसके बाद होता क्या है यहाँ पे? तो मैक्रोफेज की जो सरफेस होती है, मैक्रोफेज की सरफेस पे कुछ एंटीजेंस रिप्रेजेंट करना स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है। यहाँ पे जो एंटीजन इसकी सरफेस पे प्रेजेंट थे, मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे जो एंटीजन थे, वो एंटीजन कहाँ पे आ गए? अभी वो एंटीजन आ गए आपके मैक्रोफेज की सरफेस पे आ गए, ठीक है। जब मैक्रोफेज की सरफेस पे यहाँ पे एंटीजन आ जाते हैं, उस टाइम पे क्या होगा? तुम्हारी बॉडी में एक सेल होता है, वो सेल कौन सा है यहाँ पे? टी सेल। जब टी सेल यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आ रहा है, कौन आ रहा है यहाँ पे? टी सेल कांटेक्ट में आ रहा है। किसके कांटेक्ट में? मैक्रोफेज के कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे ही टी सेल मैक्रोफेज के कांटेक्ट में आता है और मैक्रोफेज की सरफेस पे क्या है यहाँ पे? फॉरेन एंटीजन। और ये फॉरेन एंटीजन के टच में जब टी सेल्स आते हैं, टी सेल्स में भी कौन से? स्पेसिफिक टी हेल्पर सेल्स, ओके। टी हेल्पर सेल जब इनकी कांटेक्ट में आते हैं तो टी हेल्पर सेल विल गेट एक्टिवेटेड। वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स क्या हो गए? अभी एक्टिवेट हो गए। वो एक्टिवेट कैसे हुए? इन फॉरेन एंटीजन के कांटेक्ट में आने से हुए। और ये फॉरेन एंटीजन अभी कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपके मैक्रोफेज की सरफेस पे। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट वन इज, अभी हो क्या रहा है देखो, टी सेल्स तो हो गए एक्टिवेट। टी सेल आगे जाके किसको एक्टिवेट कर रहे हैं? टी हेल्पर सेल्स जो है यहाँ पे, स्पेसिफिकली टी हेल्पर सेल्स, ओके। दिस टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होके अभी ये एक्टिवेट करते हैं आपके बी सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। किसको एक्टिवेट कर रहे हैं? बी सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे ही ये बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, बी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है? जिस भी शेप का एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहा था, जो एंटर हुआ था आपकी बॉडी में, उसकी सरफेस पे एक स्पेसिफिक शेप का क्या था? एंटीजन प्रेजेंट था, राइट। उसी ही शेप का यहाँ पे बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करेगा? बी सेल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है एंटीबॉडीज, ठीक है, ताकि ये एंटीबॉडीज जाके बाइंड हो जाए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन पे। सपोज ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे क्या है? ये एंटीजेंस है, ठीक है। ये आपके एंटीजेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे जो एंटीजन है, वैसे ही शेप के यहाँ पे लॉक एंड की वाला मॉडल जो होता है ना, वैसा ही यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। तो एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे एंटीबॉडीज कुछ ऐसे प्रोड्यूस हुए, ठीक है, ताकि ये एंटीबॉडीज जाए और यहाँ पे ये बाइंड कर जाए। जैसे ही ये एंटीबॉडी जाएगा और बाइंड करेगा इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस के एंटीजन के ऊपर, वैसे ही यहाँ पे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा खत्मा, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये मर जाएगा। कैसे? कौन मार रहे हैं उसको? उसको मार रहे हैं हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बने थे वो। और ये एंटीबॉडीज किसने बनाए? ये एंटीबॉडीज बनाए आपके बी सेल्स ने। अभी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि बी सेल एंटीबॉडीज कैसे बना रहा है, ठीक है। तो बी सेल एंटीबॉडीज कैसे बनाते हैं? जब बी सेल यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, बी सेल एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे बी सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होने लगते हैं। बी सेल्स यहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं। क्या कर रहे हैं? बी सेल रेप्लिकेट कर रहे हैं। बी सेल ने क्या करना स्टार्ट किया? रेप्लिकेट करना स्टार्ट किया। और रेप्लिकेट करके बहुत सारे सेल्स बन गए और उन सेल्स को बोला जाता है प्लाज्मा सेल्स। क्या बोलेंगे उसको? प्लाज्मा सेल्स बोलेंगे, ठीक है। अभी ये प्लाज्मा सेल जो बहुत सारे बी सेल्स बन गए यहाँ पे कैसा था? एक ही बी सेल था, बी सेल एक ही था यहाँ पे। और जब वो रेप्लिकेट होके बहुत सारे बी सेल्स बन गए तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। अभी रेप्लिकेशन क्यों हुआ? भाई अकेला बी सेल कितना एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। अगर बहुत सारे बी सेल मिलेंगे यहाँ पे तब बहुत सारी एंटीबॉडीज बनेगी, क्लियर। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे आपके बी सेल्स का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है, जिनको बोला जाता है प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। जब ये प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं तो ईच प्लाज्मा सेल विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यहाँ पे हर एक प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा? यहाँ पे बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाएगा, बहुत सारी एंटीबॉडीज बना रहा है। हर एक प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बना रहा है। दिस आर ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया वो क्या है? एंटीबॉडीज है, ठीक है। अभी होता क्या है? ठीक है, एंटीबॉडीज बन गई, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे जाके बाइंड हो गए, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए। धीरे धीरे इनका नंबर भी कम हो जाता है। जैसे आपकी बॉडी से इन्फेक्शन चला जाता है उसी टाइम पे इन एंटीबॉडीज का नंबर भी कम हो जाता है।
इवन इन प्लाज्मा सेल्स का नंबर भी कम हो जाता है। बट यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कुछ प्लाज्मा सेल्स आपकी बॉडी में रह जाते हैं, वो प्लाज्मा सेल हमेशा आपकी बॉडी में रहेंगे और उन प्लाज्मा सेल्स को बोला जाता है मेमोरी सेल्स। क्या बोलते हैं उसको? मेमोरी सेल्स बोला जाता है। और ये मेमोरी सेल का काम क्या होता है? मेमोरी सेल का काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सुनो। जब भी सेम टू सेम जो इन्फेक्शन वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जो अभी इन्फेक्शन हुआ आपकी बॉडी में, जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में वापस से एंटर करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके एनवायरमेंट में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ही है और वो वापस से भी आपकी बॉडी में आ सकता है। और जब उसने वापस से आपकी बॉडी में एंट्री ली, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे ये जो मेमोरी सेल्स जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, ये मेमोरी सेल्स डायरेक्टली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगेंगे, करने लगेंगे और ये एंटीबॉडीज जाके बाइंड हो जाएगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन पे। और जैसे ही बाइंड होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा वहां पे, ठीक है, उनको वहां पे खत्म कर देंगे। तो ये हमारी बॉडी का है डिफेंस सिस्टम। ये क्या है? डिफेंस सिस्टम है जो हमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इंफेक्शन कॉज कर सकता है, उनसे ये फाइट करता है। तो ये कैसे फाइट करता है ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। और मेमोरी सेल का फंक्शन क्या होगा? वापस से अगर वही का वही इन्फेक्शन अगर आ रहा है तो ये पूरा एक्टिवेशन का प्रोसेस का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब पहले मैक्रोफेज की सरफेस पे जाके उसको रिप्रेजेंट होना पड़ेगा और मैक्रोफेज की सरफेस पे जब रिप्रेजेंट हो गया उसके बाद टी सेल्स को एक्टिवेट होना पड़ेगा। फिर टी सेल्स आगे जाके बी सेल्स को एक्टिवेट कर रहे थे, राइट, बी सेल्स आगे जाके एंटीबॉडीज बना रहे थे। ये पूरा प्रोसेस अब नहीं करना पड़ेगा। वापस से जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो डायरेक्टली ये जो मेमोरी सेल्स, मतलब कुछ प्लाज्मा सेल्स जो आपकी बॉडी में रह गए थे, वो आपके क्या कहलाते हैं? मेमोरी सेल्स कहलाते हैं। और यही मेमोरी सेल्स आगे जाके क्या बना देंगे? एंटीबॉडी बना देंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। और जैसे एंटीबॉडी बनेगा और ये रेप्लिकेट भी करेंगे, ये उस टाइम पे ज्यादा नंबर में हो जाएंगे, सीधा रेप्लिकेट करके, पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि चिकन पॉक्स जो है, चिकन पॉक्स एक ही बार होता है आपको पूरे लाइफ में। चिकन पॉक्स एक ही बार होता है। क्यों एक बार होता है चिकन पॉक्स? क्योंकि जब एक बार चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो आपकी बॉडी में आ गया तो ये पूरा एक्टिवेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। और जब ये पूरा बॉडी एक्टिवेशन का प्रोसेस कर रहा है उतने टाइम में तो वो आपका वायरस जो आपकी बॉडी में एंटर हुआ था वो डिसीज कॉज कर देता है, ठीक है। बट जब दोबारा चिकन पॉक्स का वायरस आया, दोबारा कभी वापस से आया वायरस आपकी बॉडी में, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। उस टाइम पे डायरेक्टली मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होके क्या बना देंगे? एंटीबॉडीज बना देंगे। और जैसे ही इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करेगा चिकन पॉक्स का वायरस, उससे पहले हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। और जैसे वो खत्म हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या नहीं होगा? चिकन पॉक्स नहीं होगा दोबारा, ठीक है। इसीलिए चिकन पॉक्स एक ही बार होता है। बट जैसे कि कॉमन कोल्ड जो है वो बार बार होता है, ठीक है। एक बार वायरस आया, वायरल इन्फेक्शन है वो बार बार होता है। वायरल इन्फेक्शन का बार बार होने का रीजन क्या है? जो मेमोरी सेल्स है उनका लाइफ बहुत कम होता है। वायरल इन्फेक्शंस का जो मेमोरी सेल का लाइफ है हमारी बॉडी में बहुत कम होता है, उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। और ड्यूरेशन कम होने की वजह से ये वापस से पूरा प्रोसेस करना पड़ता है और हम वापस बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड भी करता है कि मेमोरी सेल का ड्यूरेशन कितना है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में बनते हैं एंटीबॉडीज और ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, ओके। सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लेटलेट्स, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट कैसे होता है और आरबीसी का क्या फंक्शन है। आज तो हमने देख लिया कि डब्ल्यूबीसी का जो एक टाइप है लिम्फोसाइट, वो क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है। और कैसे बनाता है ये हमने देख लिया, राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विद अनदर टॉपिक ऑफ प्लेटलेट्स एंड आरबीसी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।